बताया था कि भैया 10th पॉलिटिकल स्टार्ट हो गई है। वियना संधि तक आप लोग कर लें, उसके बाद क्रांतिकारी बचेंगे। क्रांतिकारी के बाद जर्मनी संघ किस तरीके से बना, इटली कैसे बना, तो वो सारी क्रांतियां हैं। तो वो चैप्टर अभी भी कम से कम 10 से 12 दिन और ले लेगा। तो उसी के चलते मैं आप सबको या आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ 10th पॉलिटिकल को अच्छे से स्टार्ट करें। बड़ा आसानी से करते जाएंगे इसको और बड़ा आसानी से आप लोग करते जाना। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर दो राष्ट्रों का जिक्र है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका। तो हम पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम क्या था, बेल्जियम किस तरीके से बेल्जियम ने अपना एक मॉडल तैयार किया था। तो आप लोग वही पढ़ोगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि बेल्जियम बेल्जियम सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि बेल्जियम की जो आबादी है वो हरियाणा से आती है। बेल्जियम की आबादी हरियाणा से आधी है। ये बात आप याद रखें। उसके बाद इसकी जो सीमाएं हैं, सीमाएं लक्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड को लगती हैं। मैं पहले बता रहा हूं कि जो स्पेलिंग्स हैं वो मैं गलत लिख सकता हूं, इसीलिए बुक को एक बार देख के फिर आप अपनी स्पेलिंग्स लिखें, लेकिन लिखते जाएं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। आबादी हरियाणा से आधी है इसकी। उसके बाद सीमाएं जो है वो लक्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी। अगर आप देखोगे तो इसकी सीमाएं चारों ओर से, जो बेल्जियम है वो बहुत छोटा सा राज्य है, बहुत छोटा सा राष्ट्र है, और वो 4 देशों की उससे सीमाएं लगती हैं। अब इसके अंदर दो तरह के, बेल्जियम को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में, या बेल्जियम जो था दो भागों में बटा हुआ था। पहला है फ्लामिश और दूसरा है वेलोनिया। अब फ्लैमिश में कौन से लोग रहते थे? 59%। फ्लैमिश में जो लोग रहते थे वो थे डच, और वेलोनिया में रहते थे फ्रेंच। डच भी भाषा है और फ्रेंच भी भाषा है, याद रखना। डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो किस में रहते थे? फ्लैमिश में। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले किस में रहते थे? वेलोनिया में। डच भाषी कितने थे? 59%। और फ्रेंच भाषी कितने थे? 40%। और 1% बचा, वो थे जर्मन। ये बात आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है कि फ्लैमिश में कौन से लोग रहते थे? डच भाषा बोलने वाले, वेलोनिया में फ्रेंच। डच कितने थे? 59%। फ्रेंच कितने थे? 40%। और जर्मन कितने थे? 1%। तो इतने 3 पॉइंट आप बनाओ। उसके बाद आगे आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि फ्लैमिश और वेलोनिया हो गया, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में 80% फ्रेंच भाषा वाले थे। फ्रेंच भाषा बोलते थे, या फ्रेंच भाषा वाले लोग रहते थे, और 20% डच। याद रखना, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और 20% डच भाषा बोलने वाले। तो आप इसको यूं का यूं बना लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज देखो कि यहां पर, अब मैं समझाने वाली बात आपको बताऊं कि क्या कहानी है यहां पर। अगर आप एक चीज देखोगे, दो चीजें होती हैं, एक होता है अल्पसंख्यक और एक होता है बहुसंख्यक। तो इसी में ही सत्ता की साझेदारी छुपी है कि यहां पर अल्पसंख्यक कौन थे। अगर आप देखोगे तो राज्य में या राष्ट्र में अल्पसंख्यक कौन थे? फ्रेंच।
और बहुसंख्यक कौन थे? डच। लेकिन राजधानी में कौन थे? डच जो थे वो अल्पसंख्यक थे और फ्रेंच थे। ठीक है, ये बात याद रखो। अब इनके बीच में सत्ता की साझेदारी की गई ताकि इन दोनों भाषा के लोगों के बीच में लड़ाइयां ना हो। ये बात आप समझ लें, क्यों सत्ता की साझेदारी जरूरी है? ताकि लड़ाइयों जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में एक मॉडल तैयार किया गया। तो यहां तक एक एक नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। याद रखना इन सारे क्वेश्चनों को कि बेल्जियम की राजधानी में फ्रेंच भाषा वाले कितने थे? 80 और 20% कौन थे? डच भाषा बोलने वाले। इसके बाद फ्रेंच जो थे वो बहुत ही समृद्धशाली थे। जो फ्रेंच थे वो बहुत ही ज्यादा अमीर थे, बहुत ही ज्यादा अमीर थे और समृद्धशाली थे और समृद्धशाली थे, परंतु डच भाषा बोलने वाले लोग या डच गरीब थे, परंतु संख्या में डच बहुत अधिक थे या संख्या में डच अधिक थे और फ्रेंच जो थे वो कम थे। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि फ्रेंच बहुत ही ज्यादा अमीर थे और समृद्धशाली थे। तो इसी के चलते सत्ता की बंटवारा को लेकर फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों में तनातनी बढ़ती गई। तो याद रखना इस चीज को कि जो सत्ता थी, सत्ता फ्रेंच के पास थी, क्योंकि फ्रेंच भाषी या फ्रेंच भाषी लोग बहुत ही समृद्धशाली थे, तो अब डचों ने अपने अधिकार को पाने के लिए बहुत से जतन किए थे। ठीक है, अब ये बात आप याद रखो कि ये ही चैप्टर का स्टार्ट है कि किस तरीके से आप इसको लिखोगे। आज आप इतना ही पढ़ना कि सत्ता की साझेदारी में जो बेल्जियम के लोग थे या जो बेल्जियम था वो किस तरीके से अपने सत्ता को डिवाइड करेगा। ये बहुत मुख्य है कि वो अपनी सत्ता को कैसे डिवाइड करेगा, क्योंकि वहां पर समृद्धशाली लोग या शक्तिशाली लोग फ्रेंच थे, लेकिन फिर भी डचों को अधिकार पाने के लिए बहुत से जतन करने पड़े थे। तो इस समस्या से निपटने के लिए जो बेल्जियम ने एक मॉडल तैयार किया था उसको हम कल कंप्लीट कर देंगे। तो यहां तक आप एक एक नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लें कि बेल्जियम में किस तरीके से सत्ता का बंटवारा, तो बाद में पहले किस तरीके से बेल्जियम में लोग थे। तो याद रखना बेल्जियम के अंदर जो वेलोनिया और फ्लामिश है उन इलाकों में कौन कौन से लोग रहते थे, अल्पसंख्यक कौन थे, डच और फ्रेंच किस तरीके से राष्ट्र में और राजधानी में, और सत्ता की साझेदारी किस तरीके से बाद में इन दोनों के बीच में बढ़ती है, उन सब चीजों को हम आगे पढ़ेंगे और इसी तरीके से श्रीलंका का मॉडल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप समझ में आ गया होगा। इतना चीजें थी किस तरीके से आप सत्ता की साझेदारी करोगे। सत्ता की साझेदारी का मतलब ही होता है सत्ता का बंटवारा, कि जो अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक हैं उनके बीच में किस तरीके से सत्ता को डिवाइड किया जाए। अगर आप अच्छे से आप सत्ता को डिवाइड कर देते हो तो गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हमेशा दिमाग में रखना कि कभी भी एक राष्ट्र के बीच में लोग लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, अगर उनको आप अच्छे से बांट दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल सा परिवार की बात करूं, 2 बच्चे हैं उस परिवार में, अगर उन दोनों बच्चों को आधी आधी चीज दी जाए और अच्छे से बंटवारा किया जाए तो उनके बीच में कभी भी लड़ाइयां नहीं होती। एक को आप ज्यादा दे दो, एक को कम दे दो, तो उनके बीच में लड़ाइयां होती हैं। तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए जो बेल्जियम की सरकार है वो एक मॉडल तैयार करेगी और अपने
जो संसाधन है उनको बांटेगी और किस तरीके से सत्ता को देगी वो आप अगले लेक्चर में देखोगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।